प्रोजेक्ट रिस्क एनालिसिस। मान लो आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो या आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रखा है और बहुत सारी टीम उस प्रोजेक्ट में काम कर रही है। तो उस पूरे प्रोजेक्ट में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी जो सर्टेन नहीं होंगी या जिसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट का जो आउटकम है वो इम्पैक्ट हो सकता है। उसे ही बोलते हैं प्रोजेक्ट रिस्क। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीडी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्ट रिस्क एनालिसिस के बारे में, और ये एक और बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आपके पास सब्जेक्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो इस टॉपिक को मत छोड़ देना गलती से भी। इसमें जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो फॉर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट रिस्क है एंड टेक्निक्स ऑफ प्रोजेक्ट रिस्क एनालिसिस है। मस्त एग्जाम्पल के साथ कवर करने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक को, तो लास्ट तक देखना आप इस वीडियो को ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओ। आपके सामने है ही कि हम इस टॉपिक में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट, टाइप्स, बेनिफिट्स, स्कोप एंड टेक्निक हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने एक एग्जाम्पल के साथ। मान लो आपको एक आउटडोर बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है बैकयार्ड में। बैकयार्ड जो होता है ना, ऐसे घर के पीछे जो ऐसे खाली जगह होती है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको एक बैकयार्ड में बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है। यहाँ पे प्रोजेक्ट रिस्क क्या होगा? प्रोजेक्ट रिस्क ये होगा, मतलब अगर आपको ये काम दिया गया है कि बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है तो प्रोजेक्ट रिस्क ये हो सकता है कि आपने ऐसे पहले से फोरकास्ट किया और देखा कि 60% चांसेस हैं कि यहाँ पे बारिश हो सकती है उस दिन, क्योंकि आउटडोर पार्टी है तो यहाँ पे अगर बारिश होगी तो दिक्कत हो जाएगी मेहमानों को जो भी आएंगे। तो आपने पहले से ऐसे देखा यार कि ऐसे 60% चांसेस है, वेदर फोरकास्ट में दिखा रहा है कि बारिश हो सकती है, तो वो हो गया प्रोजेक्ट रिस्क। और प्रोजेक्ट रिस्क एनालिसिस क्या होता है? जैसे कि आपने प्रोजेक्ट रिस्क देख लिया, प्रोजेक्ट रिस्क है कि अगर बारिश आ जाती है 60% चांसेस हैं तो वो लाइकलीहुड है, मतलब चांसेस हैं 60%। और उसके बाद आप इम्पैक्ट देखोगे कि उस बारिश का इम्पैक्ट क्या होगा पार्टी पे। क्या मेहमानों को दिक्कत हो सकती है? क्या अगर ज़्यादा दिक्कत हुई तो हम टेंट वेंट का इंतज़ाम कर सकते हैं क्या? या अगर टेंट वेंट नहीं है तो क्या मेहमानों को अंदर ऐसे इंडोर्स में शिफ्ट कर सकते हैं अगर बारिश हुई तो? तो अब आप ऐसे रास्ते निकालने लग जाओगे, अगर ये हुआ तो क्या होगा, वो हुआ तो क्या होगा। अगर आप वो कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? प्रोजेक्ट रिस्क एनालिसिस कर रहे हो। और एक क्वेश्चन आता है कि प्रोजेक्ट रिस्क एनालिसिस इंपॉर्टेंट क्यों होती है? प्रोजेक्ट रिस्क एनालिसिस इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, इस एग्जांपल के जरिए ये आप समझो, ये आपको प्रिपेयर्ड रखती है। ठीक है, आप पहले से टेंट के लिए प्रिपेयर्ड हो या किसी भी बैकअप प्लान के लिए प्रिपेयर्ड हो, या आपका टाइम सेव कर सकती है। आप पहले से ही आपने सब कुछ प्लान करके रखा हुआ है, तो अगर कल को बारिश हो भी जाती है इस पार्टी में तो आपको पता रहेगा कि आपको आगे क्या क्या चीज़ें करनी हैं। और ये इंश्योर करती है कि आपका जो भी इवेंट है, जो भी होने वाला है या जो भी प्रोजेक्ट है, वो सक्सेस की तरफ जाएगा बिना किसी रुकावट के, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में रुकावट सारी देख ली, उसके सारे रास्ते निकाल लिए कि कैसे कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये तो था कुछ ऐसे बेसिक एग्जाम्पल जिससे आप समझ गए क्या होता है प्रोजेक्ट रिस्क, क्या होता है प्रोजेक्ट रिस्क एनालिसिस और क्या होते हैं इसके इम्पॉर्टेंस। अभी लिखने वाली टर्म में देखते हैं क्या होता है प्रोजेक्ट रिस्क। Project risk refers to any uncertain event or condition that could have a positive or negative impact on the successful completion of a project. बिल्कुल सही बात है, प्रोजेक्ट रिस्क को एक अनसर्टेन इवेंट बताया गया है क्योंकि वो सर्टेन नहीं है, हमें नहीं पता कि वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर वो हुआ या नहीं हुआ ना तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों हो सकता है आपके प्रोजेक्ट पे। दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हो, इन सिंपलर टर्म्स, इट्स एनीथिंग दैट माइट गो रॉन्ग और अनएक्सपेक्टेडली चेंज द आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट रिस्क यही सारी चीज़ें होती हैं जिससे आपका प्रोजेक्ट का जो आउटकम है या फाइनल कंप्लीशन है उस पर इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि हमने अपने एग्जांपल में देखा था, अगर बारिश हो जाती है तो पार्टी होगी नहीं होगी, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कितने गेस्ट घर भाग जाएंगे, वो सब देखा जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो प्रोजेक्ट का आउटकम भी तो एक तरह से आपका इफेक्ट ही हो रहा है इससे। नेचर ऑफ प्रोजेक्ट रिस्क देख लेते हैं क्या होता है। द नेचर ऑफ रिस्क इन प्रोजेक्ट्स इज इनहेरेंटली अनसर्टेन। ऑब्वियसली क्योंकि वो रिस्क है तो वो अनसर्टेन होता है, हमने पहले से पता नहीं होता है कि वो होने ही वाला है। और मल्टीफेसेटेड, वो किसी भी तरीके का हो सकता है, जैसे कि रिस्क कैन अराइज फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग टेक्निकल डिफिकल्टीज, रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस। तो इन सारे तरीकों के प्रोजेक्ट रिस्क हो सकते हैं। टेक्निकल किसी कमी की वजह से रिस्क हो गया, ठीक है, आगे जाके कुछ टेक्निक्स नहीं आई, अब कोई टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स हो गई तो वो भी तो एक तरह से रिस्क होता है। आपके रिसोर्स कम पड़ गए या एडुकेट रिसोर्सेज नहीं है आपके पास तो वो भी रिस्क हो सकता है। एनवायरनमेंट में कुछ चेंज हो गया तो वो भी रिस्क हो सकता है। और ऑर्गेनाइजेशन में आपकी चेंज हो गया, जिसको हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, तो अभी ऐसे कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। रिस्क आर ऑल्सो डायनामिक, changing in significance and impact as the project progresses and as external conditions evolve.
ठीक है। तो रिस्क क्या होते हैं, डायनामिक होते हैं, चेंज होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जो डिसाइड किया है वही रिस्क होगा, उसके अलावा भी रिस्क हो सकता है। और जैसे जैसे प्रोजेक्ट बढ़ता है आपका आगे, ठीक है, इनिशिएशन फेज से जैसे जैसे एग्जीक्यूशन की तरफ जाता है या इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाता है, वैसे वैसे आपकी प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं वो रिस्क। अभी आते हैं हम अपने मेन मुद्दे पे कि क्या होते हैं टाइप ऑफ रिस्क। सबसे पहला होता है टेक्निकल रिस्क। टेक्निकल रिस्क जो होते हैं वो टेक्नोलॉजी से, टूल से, प्रोसेस से रिलेटेड होते हैं सारे रिस्क। अगर मान लो आपने कोई प्रोजेक्ट अच्छे से डिज़ाइन नहीं किया, अच्छे से उसका डेवलपमेंट नहीं किया, इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, तो टेक्निकल रिस्क हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मिला है, आपको किसी एक सॉफ्टवेयर पे काम करना है या बनाना है बेसिकली सॉफ्टवेयर, तो आपने जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्योंकि सॉफ्टवेयर बनता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, अगर उसके लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने सेलेक्ट करी है उसमें वो सारे फीचर्स ऐड नहीं हो रहे हैं, उसके लिए आपको दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे आपका प्रोजेक्ट डिले हो सकता है। ठीक है, तो ये टेक्निकल रिस्क है। आपने पहले से जब आप उसको प्लान कर रहे थे तो आपने इस चीज़ को एसेस नहीं किया और एकदम से वो रिस्क आ गया, तो आपको दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कोई और प्रोग्रामर होता है वो चाहिए होगा, है ना, तो वहाँ पे आपका प्रोजेक्ट का आउटकम डिले होगा। तो ये होते हैं टेक्निकल रिस्क। फिर आता है फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क रिलेटेड हो सकते हैं बजटिंग के, फंडिंग के, कॉस्ट मैनेजमेंट के। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें पहले से प्लान करके चलनी पड़ती है कि फाइनेंशियल रिस्क ना आए आपके पास। जैसे कि एक एग्जांपल ले सकते हो आप इसका, कि आपको अगर बिल्डिंग बनानी है तो आपने पहले से कुछ प्लान कर रखा होगा कि भाई कितने का सीमेंट आएगा, कितने की लेबर आएगी। मान लो कुछ ऐसे चेंज हुआ मार्केट में और इन सब चीज़ों का प्राइस बढ़ गया, तो सडनली आपका बजट भी तो वहाँ पर हिल जाएगा पूरा। बिल्कुल आप सोचोगे यार मैंने तो इतना डिसाइड ही नहीं किया था, इतना ज़्यादा खर्चा कैसे हो गया। तो वहाँ पे वो रिस्क हो सकता है, तो इसको भी आप पहले से देखते हुए चलो तो ज़्यादा सही रहता है। थर्ड होता है ऑपरेशनल रिस्क। अब ऑपरेशनल रिस्क होता है ऑपरेशंस जो होते हैं, डे टू डे ऑपरेशंस या प्रोजेक्ट ऑपरेशंस बोल सकते हैं, उनसे रिलेटेड, जैसे कि रिसोर्स एलोकेशन हो गया, स्केड्यूलिंग हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया, इनसे रिलेटेड जो होते हैं। जैसे कि मान लो आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ठीक है, और मैन्युफैक्चर करते करते कोई एक इक्विपमेंट ख़राब हो गया, किसी मशीनरी का एक छोटा सा इक्विपमेंट था वो ख़राब हो गया, तो उसकी वजह से आपका वहाँ पे काम रुक गया, तो प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है, उसका प्रोजेक्ट के कंप्लीशन पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो उसको हम लेंगे ऑपरेशनल रिस्क में। फिर आता है एक्सटर्नल रिस्क। एक्सटर्नल रिस्क जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, एनवायरमेंटल रिस्क देखा था आपने, या एनवायरमेंटल फैक्टर्स देखे थे। तो एक्सटर्नल रिस्क में वो सारी चीज़ें आती हैं जो प्रोजेक्ट टीम है या आप अगर प्रोजेक्ट मैनेजर हो तो आपके कंट्रोल से सारी चीज़ें वो बाहर हैं। जैसे कि एनवायरनमेंट हो गया आपका, मार्केट कंडीशंस हो सकती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हो सकते हैं जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ठीक है, तो वो एक्सटर्नल रिस्क होते हैं। जैसे कि मान लो आप कोई किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो बनाने के लिए, उसको आपका ये प्रोजेक्ट है, और सेम टाइम पे आपके कॉम्पेटिटर ने कोई अच्छा प्रोडक्ट उतार दिया मार्केट में, आपसे अच्छा प्रोडक्ट है, तो वो आपके कंट्रोल में थोड़ा ना आपका कंपेटिटर, और उसका प्रोडक्ट चल गया, तो वहाँ पे भी रिस्क हो गया ना एक तरह से आपके लिए, तो वो एक्सटर्नल रिस्क में आता है। फिफ्थ होता है ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क। अब ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क जो होते हैं वो विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, मतलब इंटरनल रिस्क भी बोल सकते हो इसे। और ये रिस्क बेसिकली होते हैं स्टाफिंग इश्यूज़ हो गई, मान लो कम्युनिकेशन के कुछ दिक्कत हो गई, लीडरशिप में चेंज हो गया। ठीक है, जैसे कि मान लो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, और जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो उसका वाइस प्रेसिडेंट चेंज हो गया या उसका डायरेक्टर चेंज हो गया, तो आपके प्रोजेक्ट पे भी कहीं ना कहीं उससे इफेक्ट पड़ेगा। जो अप्रूवल मिला होगा आपके प्रोजेक्ट्स के लिए वो आपको दोबारा से लेना पड़ेगा अप्रूवल। ठीक है, तो वो सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे डिले हो सकते हैं। तो ये होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क्स। और ये सारी तरीके के रिस्क समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आगे जाके अगर आप कोई प्रोजेक्ट करते हो ना, तो आपको पता रहेगा कि कौन से रिस्क को किस कैटेगरी में डालना है। अब देखते हैं, अभी तक हमने देख लिया क्या होता है प्रोजेक्ट रिस्क। ठीक है, ये अभी तक हम समझ गए कितने तरीके के प्रोजेक्ट रिस्क होते हैं। अभी हम देखते हैं क्या होता है प्रोजेक्ट रिस्क एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब भाई आप असेसमेंट कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आप तरीके निकाल रहे हो, मॉनिटरिंग कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें जो कि हम आगे पढ़ेंगे। Project risk analysis is a critical aspect of project management, focuses on identifying, assessing, and managing potential risk that could impact the project's outcome. ठीक है, तो प्रोजेक्ट रिस्क का काम क्या होता है? आइडेंटिफाई करना, असेस करना और मैनेज करना जो पोटेंशियल रिस्क हैं, जो आए नहीं हैं वो आ सकते हैं। ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करो, उसको असेस करो और उसको मैनेज करो, उसको मिटिगेट करो जितना हो सके, जिस हद तक। इफेक्टिव रिस्क एनालिसिस इंश्योर्स दैट projects are delivered on time, within budget and to required quality standards.
ऑब्वियसली अगर आप रिस्क एनालिसिस कर रहे हो ना, या प्रोजेक्ट रिस्क एनालिसिस कर रहे हो, तो जो भी रिस्क आने वाले हैं पहले से आप उसको देखते हुए चल रहे हो और मेक श्योर कर रहे हो कि उनका इम्पैक्ट कम से कम हो, ताकि आपका प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट हो जाए और बजट जो आपने डिसाइड किया था उसमें कंप्लीट हो, और जो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आपने डिसाइड किए थे कि इस स्टैंडर्ड का तो होना ही चाहिए, इसका जो आउटकम है उसके हिसाब से हो। ठीक है, ये होता है प्रोजेक्ट रिस्क एनालिसिस। अब इसका स्कोप, जैसे कि मैंने बताया था कि क्या क्या चीज़ें आती हैं इसमें, 4 चीज़ें आती हैं: रिस्क आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट, रिस्क रिस्पॉन्स प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। अब रिस्क आइडेंटिफिकेशन, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि जो भी पोटेंशियल रिस्क हैं जो आपके प्रोजेक्ट को इम्पैक्ट कर सकते हैं, उसको पहले से आइडेंटिफाई करो आप। उसके बाद आता है रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट में क्या करो, जो भी आपने आइडेंटिफाई करे हैं रिस्क, उसमें देखो कि उसका इम्पैक्ट कितना हो सकता है और कितने चांसेस हैं कि वो चीज़ होगी ही होगी। उसके बाद आता है रिस्क रिस्पॉन्स प्लानिंग। अगर आपने एक बार देख लिया कि जो भी रिस्क हैं वो होंगे कि नहीं होंगे, उसका इम्पैक्ट कितना है, तो उस पर आपका क्या रिस्पॉन्स होगा, क्या करोगे आप उस रिस्क को कम करने के लिए। जो भी स्ट्रैटेजीज आप बनाओगे इसके अंदर, वो सारी स्ट्रैटेजीज आएंगी इसके अंदर। ठीक है, और जो भी आप चीज़ें कर रहे हो रिस्क रिस्पॉन्स प्लानिंग में, उसको आप अगर मॉनिटर और कंट्रोल नहीं करोगे, उसका ट्रैक नहीं रखोगे, तो उसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको पता नहीं चलेगा कि वो कितना इफेक्टिवली हो रही हैं वो चीज़ें। तो इसलिए रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल भी यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है। आई होप आप बोर नहीं हो रहे होगे और अभी तक आप इस वीडियो में यहाँ तक तो एटलीस्ट पहुँच ही गए होगे। ठीक है, आगे थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग सा 1-2 और पॉइंट्स हैं जो कि आप देख लोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप यहाँ तक आ गए हो वीडियो में, तो प्लीज़ कमेंट में जाके एक बार लिख देना कि हाँ मैं यहाँ तक पहुँच गया था। आई नो थोड़ी सी लंबी हो सकती है वीडियो, बट क्या करूँ, टॉपिक ही ऐसा है तो देखनी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, तो हाँ कमेंट में लिख देना एक बार पॉज करके वीडियो, और आगे बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो के साथ। तो ये था स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट रिस्क एनालिसिस कि क्या क्या आता है प्रोजेक्ट रिस्क एनालिसिस में। अभी देखते हैं सबसे हमारा जो मेन टॉपिक है, जिसमें आने वाला जितना टाइम है वो लगेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये इस पूरी प्रेजेंटेशन का, टेक्निक्स ऑफ प्रोजेक्ट रिस्क एनालिसिस। अब 2 तरीके की टेक्निक्स हो सकती हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में 5 टेक्निक्स आती हैं: एक्सपर्ट जजमेंट, ब्रेनस्टॉर्मिंग, स्वॉट एनालिसिस, रिस्क प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट असेसमेंट, रिस्क कैटेगराइजेशन। इसको हम 1 बाय 1 आगे पढ़ेंगे जाके। उससे पहले हम क्वांटिटेटिव देख लेते हैं। मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन, डिसीजन ट्री एनालिसिस, सेंसिटिविटी एनालिसिस एंड एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू EMV एनालिसिस। ठीक है, तो क्वालिटेटिव टेक्निक्स और क्वांटिटेटिव। और क्वांटिटेटिव में मैं आपको ऐसे न्यूमेरिकल वगैरह नहीं बताऊंगा, इसको मैं आपको ये बता दूंगा कि ये है क्या टेक्निक, तो आप समझ जाओगे बेसिक एक। ठीक है, तो मैं अपनी किसी भी वीडियो में ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स नहीं बताता हूँ, तो मैं थ्योरी ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करता हूँ। और इस पूरी सीरीज़ में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की मैंने थ्योरी ही कवर करी है। अगर आपने नहीं देखी है पहले की वीडियोस, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप देख सकते हो वीडियोस। स्टार्ट करते हैं क्वालिटेटिव टेक्निक से। सबसे पहला है एक्सपर्ट जजमेंट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि एक्सपर्ट से पूछ के आप रिस्क का अंदाज़ा लगा सकते हो पहले से। लेवरेजिंग द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स और एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स टू गेन इनसाइट इनटू पोटेंशियल रिस्क। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि पोटेंशियल रिस्क जानने के लिए आप प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर से या एक्सटर्नल एक्सपर्ट से राय ले सकते हो। एक्सपर्ट्स प्रोवाइड वैल्यूएबल इनपुट बेस्ड ऑन देयर इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, पास्ट प्रोजेक्ट्स और स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ठीक है, तो एक्सपर्ट्स कहाँ से बताएंगे भाई, उनके पास खुद से थोड़ा आ रही है इन्फॉर्मेशन, तो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बताएंगे, या जो उन्होंने प्रोजेक्ट पे काम कर रखा होगा, या स्पेशलाइज कोई नॉलेज होगी तो उसके बेसिस पे वो बता सकते हैं, इसलिए उनको एक्सपर्ट बोला जाता है। सेकंड होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है बहुत सारे लोग बैठ के ऐसे डिस्कस कर रहे हैं किसी एक टॉपिक को, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे हो। अ ग्रुप टेक्निक यूज टू जनरेट अ कंप्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ पोटेंशियल रिस्क। अब बहुत सारे लोग बैठेंगे तो कोई ना कोई अपने दिमाग से कुछ ना कुछ तो बताएगा कि हाँ भाई ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, तो उसे ही हम ब्रेनस्टॉर्मिंग बोलते हैं। टीम members come together to freely brainstorm and identify risk based on their expertise and perspectives। जैसे कि मैंने बताया था कि जो भी आपके प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स होंगे साथ में बैठेंगे और प्रोजेक्ट रिस्क के बारे में चर्चा करेंगे। फिर आता है स्वॉट एनालिसिस। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, फुल फॉर्म मत पूछ लेना, वैसे साइड में लिखी हुई है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। ठीक है, तो इससे हम रिस्क कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं भाई। अगर आप अपनी प्रोजेक्ट टीम का स्वॉट एनालिसिस करोगे, या प्रोजेक्ट का स्वॉट एनालिसिस करोगे, या कंपनी का स्वॉट एनालिसिस करोगे, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या इसमें रिस्क आ सकते हैं। अ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टूल यूज टू आइडेंटिफाई इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट मे अफेक्ट द प्रोजेक्ट।
ठीक है, इंटरनल फैक्टर्स क्या होते हैं? स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। दो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, जो आपके कॉम्पिटिटर्स से बेसिकली लिंक होते हैं, ठीक है, या मार्केट से। SWOT analysis helps identify both positive and negative risk by assessing the project strength, weakness, opportunities and threats। आपको यहाँ पे आपको ऐसे पॉजिटिव रिस्क भी पता चल जाएंगे कि आने वाले टाइम में अच्छा क्या हो सकता है और बुरा क्या हो सकता है, वो भी आपको अपॉर्चुनिटी और थ्रेट से पता चल जाएगा, ठीक है। फोर्थ क्वालिटेटिव टेक्निक होती है रिस्क प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट असेसमेंट। इन्वॉल्व्स इवेल्युएटिंग रिस्क टू डिटरमाइन देयर लाइकलीहुड ऑफ ऑकरिंग एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव। तो ये वो सारे रिस्क को पता लगा देता है कि, तो मान लो अगर आपने कुछ रिस्क लिस्ट कर रखे हैं, ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा रिस्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या कौन सा रिस्क हो सकता है, कौन सा रिस्क नहीं हो सकता है, किसके चांसेस ज़्यादा हैं, किसके चांसेस कम हैं, तो वो आपको इस वाली टेक्निक से पता चलेगा। आउटकम्स आर ऑफन विजुअलाइज इन अ रिस्क मैट्रिक्स और हीट मैप, कैटेगराइजिंग रिस्क एज लो, मीडियम और हाई बेस्ड ऑन देयर असेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जितने भी आपने रिस्क लिस्ट कर रखे हैं, सोच रखे हैं कितने रिस्क आ सकते हैं, उसको आप 3 स्केल पे रखोगे, लो, मीडियम और हाई। साइड में भी आपको दिख रहा होगा, एक्सट्रीम लिखा है, हाई लिखा है, मीडियम लिखा है, लो लिखा है, वेरी लो लिखा है। तो वो 3 ही स्केल होते हैं, उसको आप खोल के कितने भी कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली एक चार्ट सा ऐसा बनाओगे और जिस रिस्क का ज़्यादा इम्पैक्ट होगा और लाइकलीहुड होगा होने का, उसको आप रेड में कलर करोगे, और जिसके चांसेस कम होंगे उसको आप ग्रीन में कलर करोगे, और बीच वाले येलो रहेंगे। वो रेड लाइट आपने देखी होगी, रेड लाइट मूवी नहीं है, वो रोड पे जो रेड लाइट्स होती हैं उसका ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फिफ्थ होता है लास्ट क्वालिटेटिव टेक्निक, रिस्क कैटेगराइजेशन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि हम यहाँ पे रिस्क को कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ऑर्गेनाइजेज रिस्क इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और सोर्सेज। अब मान लो कि एक तरीके के बहुत सारे रिस्क हैं जिसकी एक ही कैटेगरी बन सकती है, तो उसको आप एक कैटेगरी में रखोगे और उस पर अलग से फोकस करोगे उस चीज़ पे काम करने के लिए। फैसिलिटेट्स बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ रिस्क। ऑब्वियसली अगर आपको एक कैटेगरी आपने बना ली, मतलब ग्रुप बना लिए बेसिकली, जो भी आपने रिस्क लिस्ट कर रखे हैं, तो आपको काम करने में ईजी रहेगा। तो ये तो था क्वालिटेटिव। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव की। क्वांटिटेटिव का मतलब यही होता है कि यहाँ पे नंबर्स वगैरह का ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ 4 थे। सबसे पहला है मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन, a computer-based technique that use random sampling and statistical modeling to estimate possible outcome of a project। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कंप्यूटर बेस्ड टेक्निक होती है जहाँ पे आप रैंडम सैम्पलिंग यूज़ कर रहे हो और स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग यूज़ कर रहे हो किसी भी आउटकम को एस्टिमेट करने के लिए, ठीक है। इसको मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझा सकता हूँ। जैसे कि मान लो आपको एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कभी भी आप सॉफ्टवेयर बनाते हो तो, कि उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने में कितना टाइम जाएगा। उसमें अनलिमिटेड टाइम जा सकता है। जब तक आप सॉफ्टवेयर को टेस्ट नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि उसमें क्या क्या कमियाँ हैं, ठीक है। तो मॉन्टे कार्लो से, कमियाँ का मतलब बग्स बोलते हैं, ठीक है, पोटेंशियल बग्स क्या क्या हैं। तो मॉन्टे कार्लो टेक्निक से क्या होगा, वो डिफरेंट सिनेरियोज़ में टेस्टिंग करके बताएगा आपको कि किस सिनेरियो में कैसा रिजल्ट आ रहा है। फिर लास्ट में जो रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे आप पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हो। मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग अ प्रोजेक्ट ऑन टाइम एंड विद इन बजट कंसिडरिंग द अनसर्टिनिटी इन प्रोजेक्ट वेरिएबल्स। जैसे कि मैंने बताया था कि आप किसी भी प्रोजेक्ट को अगर कर रहे हो तो वो टाइम पे कंप्लीट होगा कि नहीं होगा या कितना एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, उसमें मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन आपको बता देता है और फिर उसके ज़रिए आप अनसर्टिनिटी या रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हो। सेकेंड होता है डिसीजन ट्री एनालिसिस, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिसीजंस एंड देयर पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज इंक्लूडिंग रिस्क्स, आउटकम्स एंड रिसोर्स कॉस्ट। सो डिसीजन ट्री में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट देखा जाता है वो रिसोर्स कॉस्ट ही देखी जाती है, ठीक है। तो रिसोर्स कॉस्ट के बेसिस पे आप देख पाते हो कि कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा, मतलब क्या, किसका क्या आउटकम आएगा, और उसके हिसाब से आप उसका रिस्क भी निकाल लेते हो। जैसे कि आप साइड में पिक्चर में भी देख पा रहे होगे, तो आपका ऐसे डिसाइड नहीं कर पा रहे हो आपको कि आपको एक नया प्लांट बनाना चाहिए या अपग्रेड करना चाहिए प्लांट को, तो आप डिसीजन ट्री बना के देख पाओगे कि किसकी कितनी वैल्यू आ रही है, किसकी कितनी डिमांड आएगी मार्केट में और कितनी वैल्यू आएगी, उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हो। इसलिए इसको बोलते हैं डिसीजन ट्री एनालिसिस। यूजफुल फॉर मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस व्हेन आउटकम्स आर अनसर्टेन। जब आपको पता नहीं है कि मार्केट में कितनी डिमांड आ सकती है तो आप दोनों को अलग अलग रख के देख सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट भी। थर्ड होता है सेंसिटिविटी एनालिसिस,
evaluates how changes in one variable that is project cost और schedule impact project outcome। तो किसी एक वेरिएबल में चेंज करने की वजह से आपका आउटकम कितना डिले हो रहा है प्रोजेक्ट का, या जो गोल है वो मीट हो रहा है कि और डिले हो रहा है, उसको बताता है सेंसिटिविटी एनालिसिस। तो आप क्या कर सकते हो ना, जैसे कि प्रोजेक्ट में बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो एक वेरिएबल को चेंज करके आप देख सकते हो कि बाकी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है और इसकी वजह से आपके प्रोजेक्ट में कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो आपको हर एक वेरिएबल का इंपॉर्टेंस वहाँ पे पता चल जाता है। सेंसिटिविटी एनालिसिस आइडेंटिफाइज विच रिस्क्स और वेरिएबल्स हैव द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स। बिल्कुल सही बात है, आप बहुत सारे वेरिएबल्स को अलग अलग रख के देखते हो और आपको इससे ये पता चल जाता है कि कौन सा क्रूशियल है और कौन सा कम क्रूशियल है या नहीं है क्रूशियल। तो उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, प्रायोरिटाइजेशन कर सकते हो कि किसको इंपॉर्टेंस देनी है, किसको इंपॉर्टेंस नहीं देनी है फ़िलहाल के लिए। लास्ट होता है इसका, मतलब होते तो और भी हैं, मैंने इंपॉर्टेंट लिखे हैं जिनको आप लिखोगे तो आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हो। लास्ट होता है एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, जिसको है EMV एनालिसिस भी बोलते हैं। Calculate the average outcome of future events considering both the cost of risk and probability of their occurrence. Helps in evaluating the financial implication of different risk responses decision making options. आप कंफ्यूज मत होना, ये जो भी मैंने पढ़ा है उसको मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बता देता हूँ। एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू यही होता है कि आप रिस्क को एनालाइज करके उसका मॉनेटरी वैल्यू में उसका कन्वर्जन कर रहे हो कि आपको मॉनेटरी लॉस कितना हो सकता है। मैं एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लो आप एक नया प्रोडक्ट डेवलप करने वाले हो, आपसे पहले आपके कंपेटिटर उस प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हैं, आपको ऐसा लगता है, आपका रिस्क है ये, ठीक है। तो आप क्या करोगे ना, अपना रेवेन्यू लॉस देखोगे कि अगर कंपेटिटर ने मान लो कल को प्रोडक्ट डेवलप कर भी लिया नया आपसे पहले, तो आपको कितना लॉस हो सकता है उसकी वजह से। उसके बाद आप उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे कि अगर कंपेटिटर ये भी तो हो सकता है कि ना करे वो प्रोडक्ट लॉन्च, तो अगर लॉन्च कर सकता है तो कितना लॉस होगा, नहीं करेगा तो कितना लॉस होगा। फिर उसके हिसाब से क्या करोगे, अपने डिसीजन लोगे आप कि आपको मार्केटिंग कैंपेन में ज़्यादा इन्वेस्ट करना है या जो भी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है उसमें आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, क्वालिटी पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना है। उसके हिसाब से आप अपने डिसीजंस ले सकते हो। बेसिकली आपको रिस्क पता चल जाएगा और मॉनेटरी वैल्यू आपके रिस्क से एसोसिएटेड कितनी है वो पता चल जाएगी। तो जो क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस है वो आपको बेसिक रिस्क के बारे में बता देता है, लेकिन जो क्वांटिटेटिव है जो अभी हमने पढ़ी वो आपको ऐसे न्यूमेरिक फिगर दे देता है जिसमें आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो क्योंकि आपने पूरी अच्छे से रिसर्च की होती है उसमें। तो यही डिफरेंस होता है दोनों में। तो यही था इस वीडियो में। आई नो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि ये टॉपिक ही थोड़ा सा ऐसे लंबा था और इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, तो इस वजह से। तो अगर पसंद आई वीडियो तो प्लीज़ लाइक करते हुए शर्माना मत, और अगर लाइक कर रहे हो तो सब्सक्राइब करने में कैसी शर्म, सब्सक्राइब भी कर देना। कोई भी डाउट है इस वीडियो में नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, और नेक्स्ट वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी नेक्स्ट वीडियो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर होगी तो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।